This is an audiobook of the bilingual story Life के परछाई Chapter 1 written by Annalone Krishna and published on 8th of August 2023 in his blog krishnakunal.blogspot.com and brought up to you in form of audiobook by the team of KKM Studios. अपनी बेटी महक की वजह से पूर्वी का अभिलाषा के लाइफ में वापस आने से अभिलाषा अपनी बचपन की सहेली पूर्वी के साथ बिताए अपने पलों को लम्हा लम्हा अनचाहे ही एक बार फिर से याद करने लगती है, जिसे एक साइड से एक बार दोबारा याद करने के लिए वो अपने बचपन से लेकर आज तक की सारी फोटो एल्बम को इकट्ठा करती है और उन स्नैपशॉट्स को पलटते हुए उन पलों को याद करती है. नाउ वी कंटिन्यू द स्टोरी. लाइफ की परछाई चैप्टर 1. अभिलाषा रात को डिनर करने के बाद अपने सभी कामों को खत्म करके किचन ठीक करके अपने कमरे में आई. वो पलंग के पीछे टंगे तौलिए को उठाई और पलंग पर पैर नीचे झुलाए हुए बैठकर अपना हाथ पूंछने लगी. उसका ध्यान अलमारी के ऊपर रखे बॉक्स पर गया, जो किनारे से थोड़ा निकला हुआ था. वो उठकर वहां गई और उस बॉक्स को उतारकर देखने लगी. वहां वो अपने बच्चों रॉनी और महक की चीजें संभाल कर रखा करती थी, जिन्हें वो इस्तेमाल करना छोड़ दिया करते थे. वैसे तो वो दोनों बचपन में जैसे अपनी चीज़ों का शौक पूरा करने के लिए जिस तरह एक खरीदवा कर दूसरे को भूलते थे, अब वो ये नहीं करते. पर वो रहेंगे तो अभिलाषा के बच्चे ही. कुछ न कुछ चीज़ों को वो आज भी इस्तेमाल करना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं. इसलिए वो आज भी उस बक्से को रखी हुई है. उसे उतारने पर वो काफ़ी भारी था. वो उसे खोली तो देखी कि उसमें महक अपना पुराना पेन स्टैंड, नोट्स और बुक्स रखती है. महक जानती थी कि उसके मम्मी उनकी पुरानी और यूजलेस हो चुकी सामानों को ज़रूरतमंद बच्चों में बांटती है. अभिलाषा बक्से को वापस अलमारी के ऊपर रखी, पर उसे वापस रखने के दौरान अलमारी का दरवाज़ा ठीक से बंद न होने के कारण खुल गया, जिससे उसकी नज़र अंदर रखे एल्बम्स पर पड़ी, जिन्हें महक बॉक्स रखकर लौटते वक्त नज़र पड़ने पर ड्राइंग टेबल से उठाकर अलमारी में रख दी थी. वैसे तो अभिलाषा थोड़ी थकी हुई थी, पर एल्बम को उसे दोबारा देखने को मन हुआ तो वो उन्हें लेकर पलंग में एक पैर को मोड़कर और एक पैर को नीचे झुलाए बैठ गई. अभिलाषा एल्बम ओपन की. फर्स्ट पेज उसके लाइफ की फर्स्ट स्नैपशॉट, जिसे उसके स्कूल फंक्शन पर परफॉर्म करने पर प्रिंसिपल से प्राइज लेते वक्त लिया गया था. फेरी प्रिंसेसेस बनी अभिषा, उसके एक तरफ पूर्वी और दूसरी ओर सलोनी. तीनों एक ही गांव की थीं, बस उनका मोहल्ला अलग अलग था. पूर्वी जिस मोहल्ले में रहा करते थे, वहाँ के लोग बड़े ही सभ्य थे. वो अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को बहुत मानते थे. आपसी भाईचारा और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखा करते थे. हर सामाजिक कार्यों में मिलजुल कर और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे. हालांकि कभी कभार उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, पर एक दूसरे के साथ की वजह से कोई भी समस्याओं से वो आसानी से उबर भी जाते थे. वहीं अभिलाषा जिस मोहल्ले में रहती थी, उस समाज की सोच थोड़ी मॉडर्न थी. वो रीति रिवाजों को तो निभाते थे, पर साथ ही उन पर आधुनिकता का भी प्रभाव था. वो बात बात पर तर्क वितर्क किया करते थे, जिसकी वजह से उनके बीच वैचारिक मतभेद बना रहता था. वो अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों के बनने या शुरू होने की वजह ढूंढा करते. जिनमें उन्हें नैतिक मूल्य मिलता वो उन्हें मानते, और जिनमें नहीं मिलता वो उनका विरोध किया करते थे. इस वजह से बुजुर्गों और युवाओं में काफ़ी मतभेद हुआ करता था. जहां युवा अपने बहुत सारे नए नए सवालों से परेशान रहा करते थे, वहीं बुजुर्ग अपने अनुभवों से उन सवालों का जवाब पाकर युवाओं को समझाने की कोशिश करते थे. पर युवा अपने कम आयु के कारण उन्हें समझ नहीं पाते. इसलिए जहां पूर्वी के समाज के लोग अपने बड़े बुजुर्गों की बात मानकर उनका सम्मान करते थे, वहीं अभिषा के समाज में युवा बात बात पर बड़ों की बातों का विरोध किया करते, जिस वजह से वो सामाजिक कार्यों जैसे शादी अथवा मृत्यु में एक साथ आ पाएं कम ही मौक़ों पर देखा जाता था. वे अपने मॉडर्न सोच के वजह से आर्थिक रूप से अच्छे और प्रगतिशील थे, पर इसी की वजह से इनके बीच अपने नाम, इमेज और शोहरत की प्रतिस्पर्धा भी बनी रहती थी. वहीं सलोनी के समाज के लोग अपने बदहाल आर्थिक स्थिति से ग्रसित थे. अपने कम आय के बावजूद अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को ढोने का बोझ उनकी सामाजिक स्थिति को और ज़्यादा खराब करता जा रहा था. उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई बीच में छुड़वाना पड़ता था. पारिवारिक तनाव बना रहता था. अपनी कम योग्यता के कारण ये बेहतर रोजगार नहीं तलाश पाते और जितने कमाते उसके अधिकांश रूढ़िवादी परंपराओं की आड़ में दिखावे और अपनी शौक को पूरा करने में खर्च कर देते. जैसा कि हम सभी ये बात जानते हैं कि हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं
और शिक्षा का प्रथम स्रोत हमारा समाज होता है। विद्यालय और शिक्षकों की भूमिका उसके बाद आती है। पूर्वी, अभिषा और सलोनी के ऊपर भी उनके स्कूल और स्कूल टीचर्स से पहले असर उनके परिवार और समाज का पड़ा, और इन सभी के प्रभाव के साथ उनका पर्सनालिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनके फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ हुआ। अभिषा एल्बम का फर्स्ट पेज पलटती है, जहां बाईं ओर 2 और दाईं ओर 2 स्नैपशॉट्स उसे दिखती है। उसे वहां अपने स्कूल के अलग अलग मौकों की अलग अलग स्नैपशॉट्स दिखती है। एक में उन तीनों को प्राइज़ मिला, एक साथ मिलकर इवेंट में डांस करने के लिए। एक में किसी दूसरे इवेंट के मौके पे सलोनी को ड्राइंग, अभिषा को स्पीच और पूर्वी को सिंगिंग के लिए प्राइज़ मिला। एक में डिबेट से दूसरे स्कूल से अपने आपसी विचारों में तालमेल न मिल पाने की वजह से हार कर लौटने के बाद सांत्वना लेते हुए। तो एक में जू के बंदरों को साथ में देखते हुई। अलग अलग माहौल से आने के बाद भी उन दिनों में बहुत गहरा फ्रेंडशिप हुआ करता था। अभिषा अपनी बीती जिंदगी बदल तो नहीं सकती है, फिर भी उन बीते पलों की अच्छी बुरी सभी यादों को एल्बम में समेट कर रखी हुई है। और जब भी जिंदगी में घुटन महसूस होने लगता या बीते लम्हों की याद आने लगती, वो उन्हें देखती है और 2-4 आंसू भी बहाती है। उसके जिंदगी के मुश्किल दिनों में इनसे काफ़ी आराम मिला उसे। अभिषा पेज पलटती है। वो देखती है उन स्नैपशॉट्स को जो उसके स्कूल टूर के दौरान लिए गए थे। उस वक्त उन्हें कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं थी और मोबाइल फोन्स का उस समय उतना चलन भी नहीं हुआ करता था। घर पर अगर होता तो भी बच्चों को नहीं दिया जाता था, इस डर से कि कहीं वो खराब ना कर दें। तो फिर स्कूल टूर के लिए बच्चों को टीचर्स के रिस्ट्रिक्शंस लगाने से पहले घर वाले ही मना कर देते। ये सारी पिक्चर्स जो अभिषा के एल्बम में है, वो सभी वो स्कूल मैनेजमेंट से बाद में निकलवाई हैं। उसके टीचर्स फ्रेंडली थे। वो जिस फैमिली बैकग्राउंड से थी, वहाँ तो करेज ही हुआ करता था बड़ों से अपना इंडिविजुअल फिलॉसफिकल आइडियोलॉजीज को लेकर विवाद करने का। इसलिए चाहे गलत हो या सही, उसका यह हैबिट बन गया था विदाउट हेजिटेशन टीचर से किसी भी टॉपिक में डाउट्स पूछने का। इसलिए वो फ्रैंकली उनसे जाकर उन इवेंट्स की स्नैपशॉट्स भी कलेक्ट कर लिया करती, जिनमें खासकर वो पार्टिसिपेट्स किया करती थी, ये बोलकर कि हमारी जिंदगी की बीती यादों को अगर हमें नहीं दीजिएगा तो क्या आप इसे बात देखकर याद करके रोइएगा। मगर उसके जगह अगर पूर्वी होती तो उसे ज़रूर हेजिटेशन होता और वो 10 बार सोचती कि टीचर्स का क्या रिएक्शन होगा अगर वो उनसे स्नैपशॉट्स मांगेगी तो। क्योंकि वो जिस समाज में रहती थी, वहाँ बड़ों से ऐसा कोई बात नहीं कर सकती थी जो शायद उन्हें गुस्सा दिला दे। उनके फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट्स के खिलाफ जाने और बहस करने का सीधा अर्थ ये होता कि वो उनका डिसरिस्पेक्ट कर रही है और अपने संस्कार संस्कृति भूल कर भटक रही है, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में किसी से बात करने में हेजिटेट करती। पर अगर बात करें सलोनी की, तो वो मुंहफट हो गई। जो मुंह में आए वो बोलती और जो जी करता वो करती, जिससे उसके हर किसी से रिश्ते खराब होने लगा और टीचर्स के सामने इंप्रेशन खराब होता गया, जिससे बात बात पे वो गलती किया करती, जिसके कारण टीचर्स जब उसे डांटते समझाते तो अपनी नासमझी में ये सब उसे अच्छा नहीं लगता, और जिसके बाद वो टीचर से कोई क्लोजनेस नहीं रखने लगी, वो बस अपने आप से मतलब रखने लगी। पर देखा जाए तो इसमें उसकी भी गलती उतनी नहीं है। उसे वैसा माहौल ही मिला जिसके कारण उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट वैसा हुआ। वो अगर अभिषा या पूर्वी के जैसी होती तो अपने समाज के माहौल में रह पाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता। इसे अच्छी तरह समझने के लिए आप जीबी शॉ के पिग्मैलियन को पढ़ सकते हो। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, मैं तो उनके मिडिल टीनेज के बारे में बताने लगा, सॉरी फॉर दैट। कृष्णा तो स्टोरी को एक साइड से ही लिखा है, वो भी कुछ इस तरह की अभिषा जैसे जैसे एल्बम को पलटते जा रही है, एक के बाद एक शो हो रहे स्नैपशॉट्स की डिटेलिंग एंड डिस्क्रिप्शंस के थ्रू कृष्णा स्टोरी को कंटिन्यू लिखता गया हो। मतलब अभिषा वहाँ बैठकर जैसे जैसे एल्बम पलटे हुए जो जैसे जैसे याद किए जा रही थी, वैसे वैसे कृष्ण उन यादों को लिखते जा रहा हो, उन एहसासों के साथ जो अभिषा उस वक्त फील करते जा रही थी, जैसे अभिषा उसके सामने बैठी हुई हो। इसलिए तो इसका टाइटल वो द टेल्स ऑफ द स्नैपशॉट्स रख रहा था। पर मैं आपको अलग अंदाज में बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल उसके टैलेंट की उतनी कदर नहीं होती है। वो जब भी कोई पोस्ट करता है तो शायद ही कोई पढ़ता हो, क्या पता ये जो लिख रहा है वो भी कोई पढ़े या ना पढ़े। इसलिए उसे चेंज करके मैंने लाइफ की परछाई कर दी। कृष्णा की इस स्टोरी और ऑडियो बुक को यहाँ तक सुनने के लिए आपका आभार। ये हमारी उम्मीद है कि हमारी स्टोरीज आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेगी। This audiobook has been generated by Google AI text-to-speech model.
अगर आप लाइफ की परछाई के प्रेल्यूड स्टोरी को जानना चाहते हैं तो आप अनलोन कृष्णा के ब्लॉग krishnakunal.blogspot.com में जाकर लाइफ की परछाई प्रेल्यूड और बाकी चैप्टर्स भी पढ़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। His other literary works are also available on Unalone Krishna's blog. अगर हमारी ये रचना आपके दिल को भाई हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपने दोस्तों और संबंधियों को टिप्पणियों के साथ शेयर ज़रूर करें।